हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो होने वाली है मलेरिया के ऊपर। मलेरिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पैथोलॉजी में भी आप इसको पढ़ते हैं, मेडिसिन में भी आप इसको पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में आप एंटी मलेरियल्स पढ़ते हैं, तो उसके लिए तो आपको मलेरिया पूरा पढ़ना ही पड़ता है। तो इसलिए मतलब ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक शुरू कर रही हूँ मलेरिया का। मेरी जो वीडियो के पार्ट 2 छूटे हुए हैं, मैं अब जल्दी ही सभी के पार्ट 2 लाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो मलेरिया के ऊपर। मलेरिया का जो एटाइमोलॉजी, हम पहले उसकी बात करते हैं। इसका मतलब कि कोई भी डिजीज़ है, उसका नाम किस बेसिस पर रखा गया, क्यों उसका नाम यही रखा गया, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो एटाइमोलॉजी की बात करें तो माइला प्लस एरिया, इन दो टर्म से मिलकर बना है मलेरिया। जैसे हम बोलते हैं मैल एब्जॉर्प्शन, मैल प्रैक्टिसिंग, है ना, या मैल न्यूट्रिशन, तो उससे आया। तो यानी मैल यानी बैड और एरिया मतलब एयर, मतलब बैड एयर से आया मलेरिया। तो पहले लोगों को लगता था कि हवा, खराब हवा से ये हो रहा है। फिर बात करें इसके कॉजेटिव एजेंट की, कौन है इसका पॉजिटिव एजेंट। अब क्योंकि मलेरिया एक तरीके का इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तो इन्फेक्शन किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता होगा। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एक तरीके का प्रोटोजोन, और वो प्रोटोजोन कौन है, वो प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम में भी अलग अलग स्पीशीज़ है, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फिर है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम नॉलसी, प्लाज्मोडियम मलेरियाe, ऐसे करके टोटल 5 अलग अलग कॉजेटिव एजेंट्स हैं। और उनकी स्पीशीज़ जो हम लिखी हुई हैं यहाँ पर, सभी के नाम मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद करना है कि कोई भी नाम छूटे नहीं। फैल्सीपेरम, वाइवैक्स, ओवेली, मलेरियाe लिख रहे हैं यहाँ पर, और लास्ट होगा आपका नॉलसी, प्लाज्मोडियम नॉलसी, जिसमें कि इन सभी में से सबसे ज़्यादा जो डेंजरस माने जाते हैं, एक तो है फैल्सीपेरम और दूसरा है वाइवैक्स। वाइवैक्स तो फिर भी कम, बट हाँ फैल्सीपेरम इनमें से मोस्ट डेंजरस स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम की। और ये दोनों ही ज़्यादातर मतलब इसमें सबसे कॉमन जो है वो वाइवैक्स है और सब ओवेली, लेकिन डेंजरस है फैल्सीपेरम। अब सवाल ये उठता है कि जो प्रोटोजोन है वो ह्यूमन में आया कहाँ से। ऑब्वियसली वो वेक्टर होता होगा। अगर आपको ह्यूमन में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहुंचाना है तो कोई वेक्टर लगेगा, अपने आप वो नहीं पहुंच जाएगा। तो वो वेक्टर क्या है, वो वेक्टर होता है एक तरीके का मस्कीटो, ठीक। और वो भी एक स्पेसिफिक टाइप का मस्कीटो है, ऐसा नहीं कि कोई भी। वो होता है फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। एक फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो जो है वो अपने अंदर कैरी करती है इस प्रोटोजोन को, और उसको ह्यूमंस तक पहुंचाती है और उनको इन्फेक्ट करती है। बात करेंगे मलेरिया के लाइफ साइकिल की, तो क्योंकि हर वीडियो में, बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल, आपकी किताबों में मिल जाएगा, तो एक बहुत लंबा लाइफ साइकिल है। मैं नहीं कहूँगी कि टफ है, क्योंकि वो लिटरली टफ नहीं है, वो ईजी है, लेकिन उसको थोड़ा और इजी बनाते हैं। उसकी एक रूपरेखा बनाकर, एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाकर हम पहले उसको थोड़ा और इजी बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये है मस्कीटो, कौन सा, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। फीमेल एनाफिलीज जो मस्कीटो है उसके अंदर है, मान लीजिए कौन सा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब ये किसको इन्फेक्ट करने वाली है, ह्यूमन को। तो ह्यूमन बॉडी में जैसे ही ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जाएगा तो वो पहले किस पर अटैक करेगा, वो पहले लिवर में जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम बना ले रहे हैं, मतलब पहले मस्कीटो से ह्यूमन, ह्यूमन में कहाँ, ह्यूमन में पहले लिवर में जाएगा, और लिवर में जाने के बाद वो वहाँ पर कन्वर्ट होगा, ग्रो करेगा, और फिर वो इन्फेक्ट करेगा किसको, आरबीसीज को। और आरबीसीज में हुआ मतलब कि ब्लड में आ गया, और ब्लड में आ गया मतलब अब ये रेडी हो चुका है कि दूसरे मस्कीटो को ये हो जाए। तो अब कोई दूसरा मस्कीटो आएगा और वो हमारा ब्लड जो है वो बाइट करके हमारा ब्लड लेगा, तो वो खुद इन्फेक्ट हो जाएगा
और फिर ये जो साइकिल है वो ये चलता रहेगा, मस्कीटो से ह्यूमन, फिर ह्यूमन से मस्कीटो, ये वाली जो कहानी है ये चलती रहेगी। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल होता है मलेरिया का, ये शॉर्ट में। अब मैं लॉन्ग में आपको समझाऊंगी कि एक एक चीज़, कौन सा फॉर्म कब चेंज होता है, कौन सा फॉर्म कहाँ बदलता है इस पैरासाइट का, तो उसकी अब हम डिटेल में बात करेंगे इस लाइफ साइकिल के बाद। फिर लाइफ साइकिल की, अब इससे तो आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि लाइफ साइकिल में स्टेजेस होती हैं, एक ह्यूमन बॉडी में, एक मस्कीटो की बॉडी में। तो यहाँ से समझ लीजिए कि मैं इसको और थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। स्टेजेस दो फॉर्म में हो गई, एक ह्यूमन बॉडी में, एक मस्कीटो में। ह्यूमन बॉडी में दो तरीके की साइकिल्स चलेगी। पहली होगी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी कि वो फेज जिसमें कि आरबीसीज इन्वॉल्व नहीं है। ये चीज़ कहाँ पर होगी, ये होगी लिवर के अंदर। दूसरी होगी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी कि ये जो साइकिल है, ये जो फेज है, ये कहाँ होगी, ये आरबीसी के अंदर होगी। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम डिटेल में बात करेंगे इसकी साइकिल के बारे में। और डिटेल में हमको क्यों बात करना है, क्योंकि ये तो साइकिल है, ये ह्यूमन से मस्कीटो फैलता रहेगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं अब हम डिटेल में इसके साइकिल के बारे में। तो ये एक मैंने लाइन बनाई है, समझ लीजिए। ये इसके नीचे की कहानी जो हम बनाएंगे वो होगी ह्यूमन के बॉडी की, और इसके ऊपर जो हम बनाएंगे वो होगी मस्कीटो, यानी कि फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो की बॉडी की कहानी। ठीक, तो ये रहा हमारा मस्कीटो, यानी कि ये रही हमारी मस्कीटो। ठीक, इसने क्या किया, एक ह्यूमन को बाइट किया, वो ह्यूमन जिसमें अभी तक मलेरिया का कोई पैरासाइट नहीं था, और उसने मलेरिया के पैरासाइट को, प्लाज्मोडियम को, इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड्स इस बॉडी में छोड़ दिया। स्पोरोजॉइड्स सबसे पहले। अब ये स्पोरोजॉइड्स क्या करेंगे, तुरंत ही कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे लिवर के अंदर। और लिवर में क्या करेंगे, लिवर में होगी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब इसमें क्या होगा, स्पोरोजॉइड्स लिवर में आए और लिवर में आकर वो हेपेटोसाइट्स यानी कि लिवर की जो सेल्स होती हैं उनको जाके इन्फेक्ट करेंगे। उनमें इन्फेक्शन फैलाकर ये क्या करेंगे, अपनी तादाद बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने जैसे और लोग बनाएंगे। ठीक, तो ये शुरू कर रहे हैं हेपेटोसाइट को इन्फेक्ट करना। ये हेपेटोसाइट्स है। यहाँ पर एक स्पोरोजॉइट आया, उसने क्या किया, अपने आप को प्रिपेयर किया और मल्टीप्लिकेशन करने लग गया। ये जो मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन हो रहा है ये असेक्सुअल है। असेक्सुअल है यानी यहाँ पे गैमेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये एक से दूसरे में जैसे सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, उसकी तरह ये बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सेल बर्स्ट हो जाएगी और इसमें से निकलेंगे छोटे छोटे मीरोजॉइड्स। ये मीरोजॉइड्स कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में। इसके अलावा एक और चीज़ ये बनाएंगे जिसे हम कहेंगे हिप्नोजॉइड्स। हिप्नोजॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो कि अभी तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है मीरोजॉइड में, लेकिन कभी जब इनको इनके हिसाब की कंडीशंस मिलती हैं अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं मीरोजॉइड्स में। मतलब ये एक मुसीबत वाली चीज़ है, क्योंकि ये वैसे तो हाइबरनेट रहेगी लेकिन अचानक से एक्टिवेट हो सकती है सालों बाद। जो मीरोजॉइड्स हैं ये पहुंच जाएंगे आपके कहाँ, आरबीसी में। तो ये हमने बना ली है आरबीसी। ठीक, तो आरबीसी के अंदर क्या होगा, अब मैंने क्या बताया था, दूसरी साइकिल थी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल यानी कि जो कि आरबीसी के अंदर होगी। अब क्या हुआ, ये मीरोजॉइड है। मीरोजॉइड जो है वो चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन करना है उसको, मल्टीप्लिकेशन करके क्या बनाएगा, ट्रोफोजॉइड्स बनाएगा। ट्रोफोजॉइड्स दो कंडीशन से बनेंगे या दो स्टेजेस में बनेंगे। पहले होंगे अर्ली रिंग फॉर्म ट्रोफोजॉइड्स और दूसरे होंगे लेट ट्रोफोजॉइड्स जो कि ऊपर है। ठीक, अब ये ट्रोफोजॉइड्स और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब सेम असेक्सुअल रेप्लिकेशन करेंगे और बनाएंगे और सारे मीरोजॉइड्स। ठीक है, तो ये जो मीरोजॉइड्स हैं ये किसके अंदर है, मतलब एक बड़ा पाउच जैसा बन रहा है जिसके अंदर बहुत सारे मीरोजॉइड्स हैं और वो उसके अंदर कंटिन्यूसली मल्टीप्लिकेट हो रहे हैं। उसको हम कहेंगे शीजोन्ट। कई लोग इसको सीजोन्ट कहेंगे, कई लोग इसको स्कीजोन्ट कहेंगे, जैसा आपका मन है वैसा बोलिए, सब सही है। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो सीजोन्ट है वो बस्ट हो जाएगा और उसके बाद में मीरोजॉइड्स रिलीज हो जाएंगे। मतलब आरबीसी बस्ट हो गई, आरबीसी फट गई और उसमें से बहुत सारे क्या निकल आए, मीरोजॉइड्स निकल आए। तो ये क्या थी आपकी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में क्या हुआ,
मीरोजोइट्स फिर से रिलीज हो गए। अब ये जो मीरोजोइट्स रिलीज हुए हैं इसके साथ साथ एक और चीज़ हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन चल रहा था या रेप्लिकेशन चल रहा था, वैसे इसमें कहीं कहीं सेक्सुअल डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। तो जैसे ही सेक्सुअल डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे। ये तो मेल फीमेल नहीं बने थे मीरोजोइट्स, ये तो खाली इनका काम था इन्फेक्शन फैलाना। अब ये मीरोजोइट्स फैले, अब ये दूसरी आरबीसीज को इन्फेक्ट करने का काम करेंगे। लेकिन ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स बने हैं ना, ये दूसरे ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने का काम करेंगे। अब क्या होगा, मान लीजिए ये जो आपका पेशेंट था जिसको इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल हो चुका उसमें और एरिथ्रोसाइटिक साइकिल भी हो चुका उसमें, तो सडनली एक फिर से फीमेल मॉस्किटो आया एनोफिलीज, और उसने क्या किया, इस पर्टिकुलर ह्यूमन या पर्टिकुलर पेशेंट को बाइट किया, तो उसका ब्लड गया किसके इंटेस्टाइन में, इस मच्छर के इंटेस्टाइन में। मच्छर के इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो फीमेल गैमेट्स थे, मेल फीमेल गैमेट्स दोनों गए ब्लड के थ्रू, तो अब क्या होगा, ये जो फीमेल गैमेट्स है इसके इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद क्या होगा, जैसे फीमेल गैमेट ग्रो कर लेगा तो वो मेल गैमेट के साथ मिलकर क्या कराएगा, ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन कराएगा। ठीक, तो अब होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर एक नया टर्म आया है, ऊकाइनेटी। ऊकाइनेटी मतलब एक तरीका का स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, स्टमक के वॉल से, क्योंकि इंटेस्टाइन में था ना, तो स्टमक के वॉल को पार करके ये बाहर चला जाता है और क्या बनाता है, ऊसिस्ट बनाता है। ये ऊसिस्ट पहले बहुत छोटा है, अब इसके अंदर क्या होगा, सेगमेंटेशन होगा, या हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन होगा, इसमें बहुत सारे और स्पोरोजोइट्स बनेंगे। फिर एक वक्त आएगा ये ऊसिस्ट जो है फट जाएगा, यानी बर्स्ट हो जाएगा। जैसे ये बर्स्ट होगा तो इसमें से बहुत सारे स्पोरोजोइट्स निकलेंगे। ये स्पोरोजोइट्स कहाँ जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में जाएंगे। किसकी सलाइवरी ग्लैंड, मच्छर की, यानी फीमेल एनोफिलीज की। और ये फीमेल एनोफिलीज अब किसी और ह्यूमन को काटेगी और फिर से क्या हो जाएगा, फिर से जो आपका पेशेंट है वो मलेरिया पेशेंट बन जाएगा, मतलब दूसरा जिसको अभी तक मलेरिया नहीं था पर अब हो जाएगा। ये है पूरा साइकिल। कुछ कंपैरिजन की बात कर लेते हैं कि आखिर हमने 2-3 चीज़ों के नाम लिए थे, वाइवैक्स है, ओवेली है, मलेरिया है, फैल्सिपेरम है, उन सब में फ़र्क क्या है, किन चीज़ों का फ़र्क है उसकी बात कर लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड वाइवैक्स ओवेल का होता है 8 to 25 डेज, मलेरिया का होता है 15 to 30 डेज और फैल्सिपेरम का होता है 8 to 25 डेज। असेक्सुअल साइकिल जो होती है, मतलब जब एसेक्सुअल डिफरेंशिएशन चलता है तो वो 48 आवर्स होता है वाइवैक्स ओवेल के लिए, मलेरिया के लिए 72 और फैल्सिपेरम के लिए लेस देन 48। इसका मतलब ये बहुत डेंजरस है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी जल्दी साइकिल चलता है, बहुत जल्दी जल्दी आरबीसी रप्चर कराता है। फिर आती है फीवर पीरियोडिसिटी, यानी कि फीवर सब जानते हैं कि मलेरिया में एक दिन छोड़ के फीवर आता है ना, तो ओवेल और वाइवैक्स में अल्टरनेट डेज में आता है, मलेरिया में हर 3rd डे आता है, और जो फैल्सिपेरम है उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है क्योंकि उसका जो असेक्सुअल साइकिल है वो 48 आवर्स से कम का होता है, तो वो कभी भी आ सकता है, कोई पैटर्न ये फॉलो नहीं करता। फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है पैथोलॉजी और सिम्टम्स। अब पैथोलॉजी और सिम्टम्स साथ में क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि पैथोलॉजी से रिलेटेड सिम्टम्स है। लाइफ साइकिल तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पर क्या पैथोलॉजी होने पर क्या सिम्टम्स आते हैं हम साथ में ही देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बनाई आरबीसी पर होते हैं, आरबीसी के सरफेस पर काफ़ी सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, आप जानते हैं। तो वैसे ही एक और एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं डफी एंटीजन। डफी एंटीजन जो होता है वो समझ लीजिए जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वाइवैक्स वगैरह, उसकी मदद करता है आरबीसी को इन्फेक्ट करने में। ठीक, तो इसके साथ खास बात यह है कि सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, यानी सिकल सेल्स जो होती हैं आरबीसी, उनमें ये एंटीजन नहीं होता, तो उन लोग को रिस्क कम होता है। और फिर आगे हम बात करें तो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या होगा, ये ट्रोफोजोइट, रिंग फॉर्म ट्रोफोजोइट। अब ट्रोफोजोइट जो है वो ग्रो करेगा,
ग्रो करेगा तो वो बनाएगा लेट ट्रोफोजोइट, और लेट ट्रोफोजोइट जो है फिर आगे चल के और ग्रो कर लेगा और फिर उसके बाद शीज़ोन्ट बनाएगा। शीज़ोन्ट्स जो है वो बर्स्ट हो जाएंगे और मीडोजोइट्स निकल आएंगे। ये साइकिल चलती रहती है, सबको पता है, ठीक। तो अब इस साइकिल का क्या है कि इस साइकिल के वक्त, कौन सी साइकिल है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो है इसके वक्त हम जानते हैं कि जो मलेरिया का पैरासाइट है वो क्या करेगा, आरबीसी को रप्चर कराता है। आरबीसी को रप्चर कराता है, इसका मतलब वो खुद से ग्रो करता है आरबीसी का कोई भी कंटेंट खाकर या इंगल्फ करके या जैसे भी फीड करके। तो वो क्या फीड करता है, वो हीमोग्लोबिन फीड करता है। मेनली उसमें वो प्रोटीन को फीड करके क्या करता है, हीमोजोइन चेन बना देता है। जो कंटेंट, जो चीज़ बच गई है हीमोग्लोबिन की, उससे वो एक हीमोजोइन नाम की चेन बना देता है, ठीक। तो ये एक क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो कि आमतौर पर आपके बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है, किसी एंटीजन की वजह से बनी है, ठीक है। इसके अलावा जो रप्चर्ड आरबीसी है, आप जानते हैं आपके बॉडी में कोई भी सेल्स रप्चर्ड होगी, किसी भी तरीके का टूट फूट होगा तो क्या होगा, साइटोकाइंस जो है रिलीज़ होंगे। तो यहाँ साइटोकाइंस रिलीज़ हो गए। इसके अलावा जो आरबीसी है जो डैमेज हो रही है, मर रही है जल्दी, किसके वजह से मर रही है, ये मलेरिया के पैथोजन की वजह से मर रही है, तो वो स्प्लीन में जाएगी। स्प्लीन में मैक्रोफेजेस जो है उसको इंगल्फ करेगी मरी हुई आरबीसी को, तो वहाँ पर भी साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे मैक्रोफेजेस से। तो मैक्रोफेजेस से भी साइटोकाइंस रिलीज़ हुए, यहाँ भी साइटोकाइंस, तो फीवर जो है आएगा इसका सिम्टम लेकर। फिर नेक्स्ट एक और चीज़ क्या है, ये है ब्लड वेसल्स। हम जानते हैं ब्लड वेसल्स जो है आगे कन्वर्ट होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज बनाती है, लेकिन हमारी जो आरबीसीज है उनका शेप कुछ इस तरीके का होता है कि वो छोटी से छोटी कैपिलरी के अंदर जाके हमारे सभी वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई करती हैं। ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है। लेकिन मलेरिया फैल्सिपेरम, स्पेसिफिकली फैल्सिपेरम में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। वो क्या दिक्कत है, आरबीसीज जो है जिसमें क्या है, ट्रोफोजोइट्स बन रहे हैं, वो आरबीसीज की बहुत खासियत, बहुत ख़ास बात होती है फैल्सिपेरम के केस में कि वो स्टक हो सकती हैं आपकी ब्लड वेसल्स पे, छोटी छोटी कैपिलरीज पे। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का एंटीजन कैरी करती हैं, तो आपका जो एपिथेलियम है जो ब्लड वेसल्स का, वो इन्हें स्टक कर लेता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये छोटे छोटे जो कैपिलरीज हैं उनकी ओपनिंग पर जाकर ये क्या हो जाती है, एक लंप टाइप का बना लेती है और ब्लॉक हो जाती है। तो इसके वजह से बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात कर रहे हैं हम सिम्टम्स की, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में जैसे कि कोमा, हाइपोग्लाइसीमिया, सीजर्स, क्रेनियल नर्व पैल्सीज, ओपिस्टोटोनस। ओपिस्टोटोनस क्या है, जो टिटनस में होता है, एक पूरा आर्क बन जाता है क्योंकि आपकी जो बैक मसल्स है वो बहुत ज़्यादा टोन्ड हो जाती है, स्पास्टिक हो जाती हैं। आई में क्या होता है, डिसकंजुगेट गेज, यानी कि एक आँख एक डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। रेटिनोपैथी, जिसमें रॉड स्पॉट टाइप का देखने को मिलता है, इस तरीके का, यहाँ पर मैं फोटो लगा रही हूँ। लंग्स में इडीमा देखने को मिलेगा आपको, और बैक्टीरियल निमोनिया, सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया। कार्डियोवास्कुलर में शॉक, कार्डियक फेलियर, डिसअरिथमिया। रीनल में जैसे कि हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है, एआरएफ यानी कि अक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। एब्डोमेन में जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, पेन हो सकता है अपर जो पोर्शन है उसमें और लेफ्ट अपर पोर्शन में। और इसके अलावा स्प्लीनो में गले तो होगा ही, क्योंकि इतनी सारी आरबीसीज मर रही है, तो जॉन्डिस और स्प्लीनो में गले तो नॉर्मल सी बात है। तो ये सारे थे सिम्टम्स। ये था आज का वीडियो गाइस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया के डायग्नोसिस यानी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की और एंटी मलेरियल ड्रग्स की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।